हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइन आर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में करने वाले हैं हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। आज की क्लास होने वाली है बहुत ही सिंपल, क्योंकि आपको पता है नेचर ऑफ हार्मोन। जितने भी हार्मोन्स आपने पढ़े हैं उनका नेचर आपको पता नहीं पता तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। एक एक चीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट देंगे। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को रीड करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू। जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने इफेक्ट्स को टारगेट टिश्यू के ऊपर। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट लाइन से ही। ये आपका एक सेल है, सेल की बाहर सेल की मेम्ब्रेन होगी और उस मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होंगे रिसेप्टर्स। सो दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। इनको हम रिसेप्टर कहते हैं। और ये जो आपका हार्मोन है, ये हार्मोन जो है बाइंड करेगा रिसेप्टर के ऊपर, और बाइंड करने के बाद यहाँ पर जो है आपके सिग्नल्स जनरेट होते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स जो बाइंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित रिसेप्टर के ऊपर, तो वो नेचर में कैसे होते हैं, जाहिर सी बात है वो होते हैं वाटर सोल्यूबल। कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, इसलिए वो जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। So hormone produce their effects on target tissue by binding to specific protein, जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर। जिसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। जो कि आपको बताया कि जो सेल का मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर भाई, ये आपका सेल है, सेल के ऊपर है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर को कुछ नाम तो दोगे, उसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर, क्योंकि वो जो है स्पेसिफिक होता है। आपको पता है जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अलग अलग हार्मोन्स के लिए, अलग अलग एंजाइम्स के लिए। तो ये जो आपका रिसेप्टर है ये आपका है हार्मोन रिसेप्टर, क्योंकि हार्मोन के लिए स्पेसिफिक है। लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू, जो लोकेटेड होती हैं आपके टारगेट टिश्यू के ऊपर केवल और केवल, है ना। और आपको ये भी बात पता है कि जो आपका हार्मोन रिसेप्टर होता है वो स्पेसिफिक होता है अलग अलग हार्मोन के लिए। मतलब जो आपका इंसुलिन हार्मोन है उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, ग्लूकागॉन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। उनकी जो बाइंडिंग होती है स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर ही होती है, मतलब कि सेलेक्टिव, है ना। कि जैसे कि मान लो ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के साथ जो है इंसुलिन बाइंड कर सकता है, कोई और बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये बना ही है इंसुलिन के लिए, राइट। आगे देखते हैं। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑन टारगेट सेल्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। उनको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। एंड देयर रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स, यानी कि ऐसे रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल के इनसाइड, आमतौर पर वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। उनको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स टू इट्स रिसेप्टर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, राइट। यानी कि जो सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है, अगर वहाँ पर बाइंडिंग होती है किसकी? हार्मोन की, तो वो बनाता है दैट इज कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बाइंड होने के बाद वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि डायरेक्टली वो जीन को अल्टर कर रहा है। आगे देखिए, ईच रिसेप्टर, यहाँ लिखा भी है ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, यानी कि जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं केवल और केवल एक हार्मोन के लिए। अगर कोई रिसेप्टर इंसुलिन के लिए है तो केवल और केवल इंसुलिन के साथ ही बाइंड करेगा, राइट। हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, इसलिए आप कह सकते हो कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस। तो जब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यानी कि हार्मोन का जो है बाइंडिंग हो चुका है रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर के साथ, तो ये जो आपके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो जब फॉर्मेशन होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्या होगा, आरएनए बनेंगे। आरएनए से क्या बनेंगे? जो आपका मैसेंजर आरएनए है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं बायोकेमिकल चेंजेस होगी बॉडी के अंदर, बायोकेमिकल चेंजेस होगी। और वो बायोकेमिकल चेंजेस लीड करेगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस को, बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगी। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, उसमें अल्टर आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज हाउ दीज हॉर्मोन्स वर्क। आगे देखिए, टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। ये बात आपको बता दिया कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं हार्मोन्स के द्वारा। अच्छा, अब हमने जो है
क्लासिफिकेशन किया है हार्मोन्स का ऑन द बेसिस ऑफ उनके नेचर, नेचर के आधार पे हमने क्लासीफाई किया है हार्मोन्स को, राइट। हार्मोन को आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग ग्रुप्स में, जिसमें से आपका पेप्टाइड हार्मोन है जिनका नेचर कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का होता है, जैसे कि आपका इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, राइट। आपके पिट्यूटरी हार्मोन, जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए एफएसएच और एलएच क्या वो प्रोटीनियस हार्मोन है? अरे भाई प्रोटीनियस ही होंगे क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन है वो, और जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हाइपोथैलेमस के जितने हार्मोन्स होते हैं सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। थाइमस ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, राइट। पीनियल ग्लैंड के भी ऑफ कोर्स नेचर में प्रोटीन होते हैं। साथ ही साथ आपका जो दूसरा कैटेगरी है हार्मोन का वो कैसा है, स्टेरॉयडल है। स्टेरॉयडल का मतलब होता है फैट सॉल्यूबल। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है फैट और स्टेरॉयड में? जो फैट होता है आपका, यानी कि जिसको आप फैटी एसिड कहते हो, वो अल्टीमेटली क्या होता है, लीनियर चैन होता है। बट जो आपका स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड में जो है आपको इस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड स्टेरॉयड, जो कि वाटर इनसॉल्यूबल होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए डायरेक्टली जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश कर जाता है, बिकॉज दिस इज हाइड्रोफोबिक। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जितने भी आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, कॉर्टिसोल, यस कॉर्टिसोल, यानी कि आप कह सकते हो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, सभी के सभी। और जितने भी आपके सेक्स हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, सभी के सभी कैसे नेचर में होते हैं, स्टेरॉयड इन नेचर होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस करेंगे और कहाँ जाकर बाइंड करेंगे, सीधे डीएनए के अंदर जो उपस्थित हार्मोन रिसेप्टर है वहाँ पर जाकर बाइंड करेंगे। तीसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है आइडोथायरोनिन। ओके, आइडोथायरोनिन क्या है भाई? थायराइड ग्लैंड तो पढ़ा ही है। थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं थायरोक्सिन, और वो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो आयोडोनेटेड फॉर्म होता है टायरोसिन अमीनो एसिड का, इसलिए हम उसको कहते हैं आइडोथायरोनिन, जो कि आपका थायराइड हार्मोन है, क्योंकि भाई वहाँ पर आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज वो हार्मोन बनेगा ही नहीं। और आपने भी पढ़ा था कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, राइट। चौथी कैटेगरी है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, जो कि आपका एपिनेफ्रिन है, भाई अमीनो एसिड के डेरिवेटिव है, साथ ही साथ नॉर एपिनेफ्रिन है। सो दीज आर द कॉमन स्ट्रक्चर्स। हाँ भाई स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे अमीनो एसिड डेरिवेटिव की। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन है या फिर नॉर एपिनेफ्रिन्स है, उसके अलावा आपने सुना होगा ट्रिप्टोफेन का जो डिराइव्ड अमीनो एसिड का जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं, जो कि पीनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पीनल ग्लैंड से निकलता है। पीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन, है ना, मेलाटोनिन निकलता है, वो भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव ही होता है। तो नेचर तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यस इसके फंक्शन को, कि किस तरीके से जो है हार्मोन का सिग्नलिंग होता है सेल्स तक, किस तरीके से जो अपना हार्मोन है, कोई भी जो हार्मोन है वो टारगेट सेल तक पहुंचता है, अपने कमांड को, सिग्नल को किस तरीके से ट्रांसफ़र करता है सेल के अंदर, है ना। तो देखो पहला देखो, ऐसे हार्मोन्स जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना, ऐसे हार्मोन्स जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते वो किस तरीके से सेल को सिग्नल भेजते हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। सो देखो, हार्मोन विच इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। जैसे कि मैंने बताया था, ऐसे हार्मोन्स जो इंटरैक्ट करते हैं विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ, नॉर्मली वो टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं, बट वो जनरेट करते हैं सेकंड मैसेंजर, है ना। वो सेकंड मैसेंजर जनरेट करते हैं जिसको हम साइक्लिक एएमपी के थ्रू, IP3 के थ्रू या कैल्शियम के थ्रू, विच इन टर्न जो कि बदले में क्या करता है, रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। हार्मोन का काम क्या था? सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, कि सेल को किस तरीके से काम करवाना है, उसको आपको जो है कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट करके रखना है ना, सेल्स को जो है आपको लगातार अपने कंट्रोल में रखना है। तो कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ पर केमिकल मैसेंजर था हार्मोन, बट वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, तो क्या हुआ, उसने क्या करा, सेकेंड मैसेंजर जनरेट किया और सेल तक मैसेज को पहुँचाया कि आपको इस तरीके से काम करना है, राइट। जैसे ग्रोथ हार्मोन ले लो, ग्रोथ हार्मोन सेल के अंदर एंटर नहीं करता, तो ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन पहले बाइंड हुआ, फिर जो सेकंड मैसेंजर जनरेट हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ, जो आपका सेल है वो उस अकॉर्डिंग जो भी कमांड है कि भाई ग्रोथ को बढ़ाना है या फिर ग्रोथ को रोकना है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स।
हॉर्मोन्स विच इंटरैक्ट, आगे देखिए, हॉर्मोन्स ऐसे हॉर्मोन्स जो इंटरैक्ट करते हैं विद इंटरसेल्युलर रिसेप्टर्स, राइट, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेल्युलर मीन समझ रहे हो, एक होता है इंटरसेल्युलर, एक होता है इंट्रासेल्युलर, राइट, ध्यान रखना है यहाँ पर। इंटर, इंटर का मतलब होता है सेल के बाहर, और इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर, राइट। सो जो आपके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स के अंदर होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स है ना, आइडोथायरोनिन हॉर्मोन्स है, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। लेट सपोज कि ये सेल का मेम्ब्रेन है, यहाँ से डायरेक्टली क्रॉस कर जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मोस्टली रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। हाँ भाई, सेल के अंदर एंटर कर रहा है यानी कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा, और साथ ही साथ क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, क्योंकि जो हार्मोन है वो डीएनए के साथ सीधे बाइंड हो जाता है और जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। कल्टीमेटिव बायोलॉजिकल एक्शन रिजल्ट इन अ फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स शो करेगा, राइट। तो जैसे ही हार्मोन बाइंड करेगा तो पहले बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे, यानी कि वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और उस प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रभाव में जो बॉडी है आपका वो अलग अलग प्रकार की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स शो करेगी। एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ देखिए, जो ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में इसके थ्रू ये बताना चाहता है कि ये जो आपका हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, यानी कि ये वाटर के साथ घुल सकता है, बट ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज आपको पता है दिस इज, इसका जो नेचर है वो हाइड्रोफोबिक है, केवल सॉरी हाइड्रोफिलिक है। सो ये जो रिसेप्टर है, ये जो आपका एफएसएच है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिस्पॉन्स 1 पैदा करेगा, जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम आईपी3 के थ्रू, और जब ये होगा तो यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी, राइट। जैसे यहाँ पर ओवेरियन ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बिकॉज ओवरीज के मेम्ब्रेन के ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम कर रहा है। बट आपको पता है कि जो मेल के केस में जो एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो काम करता है कहाँ पर, सर्टोली सेल के ऊपर, सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स के ऊपर भी सेम तरीके से वर्क होगा जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। पहले उसकी बाइंडिंग होगी रिसेप्टर के साथ, फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके बाद जनरेशन होगा सेकंड मैसेंजर का, फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स समझ रहे हो, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स का मतलब होता है ना, हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होना। ये हम 12th वाली क्लास में करवाएंगे। ये मैसेंजर आरएनएस क्या होते हैं, एक्चुअली मैसेंजर आरएनए कुछ नहीं होते हैं, राइबोसोम्स के साथ बाइंड होकर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। दूसरे डायग्राम में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स होते हैं वो किस तरीके से टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर काम करती है, टारगेट सेल के ऊपर काम करती है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन है, जिसको हमने कहा एस्ट्रोजन, ये आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये सीधे डायरेक्टली सेल के अंदर प्रवेश करेगा और सीधे जो है जीन के साथ बाइंड कर जाएगा और जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा, राइट। ये आपका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आप जीनोम देख सकते हो। जीनोम इज नथिंग बट अ जेनेटिक मटेरियल। ये आपका डीएनए हो सकता है। ह्यूमंस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, बट वायरस के अंदर जीनोम जो होता है वो आरएनए देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो जीनोम है यहाँ से बनाएगा आपका मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए करता क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। मैसेंजर आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और ये जो करता क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस, राइट। और जो भी प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन जो है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा, यानी कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलेगी। टिश्यू का ग्रोथ हो सकता है, टिश्यू का डिफरेंशिएशन हो सकता है, राइट। तो ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है। एनसीईआरटी को ईच एंड एवरी लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश हुई है, और साथ ही साथ जो सुपर कॉन्सेप्चुअल नोट्स है उसको भी प्रोवाइड करने की हमने कोशिश की है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट रिवाइज एंड यू विल बी सुपर डुपर, है ना। एक एक नॉलेज को आप गेन करते चले जाओगे। तो अगर कोई भी डाउट हुआ हो, वैसे होना तो नहीं चाहिए। सो डेट्स इट, चैप्टर फिनिश हो चुका है और हम जो अगला सेक्शन करवाने वाले हैं, एक्चुअली हमारा टारगेट है कि जितना भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जितना भी आपका ह्यूमन फिजियो उसको पूरा कवर करें विद एनसीईआरटी, और साथ ही साथ विद सुपर कॉन्सेप्चुअल नोट्स एंड डायग्राम।
ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा पाए। एंड जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, चाहे वो एकेडमिक्स के हो, है ना, नीट के क्वेश्चन हो, किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हो, आप उठा के देख लेना, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता है एनसीईआरटी के। बट थोड़ा बहुत तो आपको पेरीफेरी बाहर का भी पता होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बिकॉज जो नीट का एग्ज़ाम है वो लैंग्वेज के साथ खेलता है ना। जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते, थोड़े लैंग्वेज के साथ वो खेल जाता है, घुमा करके क्वेश्चन पूछता है वो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा, हम रिवर्स में लेकर जा रहे हैं चैप्टर को, ह्यूमन फिजियो को। नेक्स्ट चैप्टर हम करवाएंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 21 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। बिल्कुल सुपर डुपर तरीके से उसको करवाने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।